हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम जो है थर्ड चैप्टर मनी एंड क्रेडिट का जो किया था उसका फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है। सेकंड पार्ट हम शुरू करने जा रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। ठीक है, वी हैव सीन इन द अबव एग्जांपल्स दैट पीपल ऑब्टेन लोन्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। द वेरियस टाइप्स ऑफ लोन्स कैन बी कन्वीनियंटली grouped as formal sector loans and informal sector loans. Among the former are loans from banks and cooperatives. The informal lenders include money lenders, traders, employers, relatives, and friends. In graph first, you can see the various source of credit to rural household in India is more credit coming from the formal sector or the informal sector. ठीक है, source of credit पर ₹1000 of rural household in India in 2012. देखिए, अदर नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसी 2%, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स 8%, लैंडलॉर्ड 1%, अदर इंस्टीट्यूशनल एजेंसी 5%, कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक्स 25%, गवर्नमेंट 1%, मनी लेंडर 33%, कमर्शियल बैंक 25%। ठीक है, ये बताया गया है कि वर्ष 2012 में जो भारत में 1000 ग्रामीण परिवारों के साख के स्रोत हैं। ठीक है, कहाँ से लोग जो उधार लेते हैं। ठीक है, वी हैव सीन इन द अबव एग्जाम्पल। देखिए इसमें क्या बताया कि हमने ऊपर के एग्जाम्पल में देखा कि लोग विभिन्न स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं। विभिन्न प्रकार के ऋणों को दो भागों में बांटा गया है, फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स में। ठीक है, औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रक ऋण में पहले वर्ग में बैंक और सहकारी समितियों से लेकर जाते हैं। अनौपचारिक उधारदाता में साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार और जो है दोस्त इत्यादि आते हैं। ठीक है, अब हमने ग्राफ फर्स्ट की बात की है कि भारतीय ग्रामीण परिवारों के लिए ऋण के विभिन्न स्रोतों को देख सकते हैं। हमने बताया कि कहाँ से लोग ऋण लेते हैं। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, क्या अधिक ऋण औपचारिक क्षेत्रक से आ रहा है या अनौपचारिक क्षेत्रक से? ठीक है, ये हम देखेंगे। आगे देखिए इसमें The Reserve Bank of India supervises the functions of formal source of loans. For instance, we have seen that the banks maintain a minimum cash balance out of the deposits they receive. The RBI monitors the banks in actually maintaining cash balance. Similarly, इसमें क्या बताया है? Similarly, the RBI sees that the bank give loans not just to profit making business and traders but also to small cultivators, small scale industries, to small borrowers, etc. Periodically, banks have to submit information to the RBI on how much they are lending to whom, at what interest rates, etc. There is no organizations which supervise the credit activity of lenders in the formal. In the informal sector, they can lend at whatever interest rate they choose. There is no one to stop them from using unfair means to get their money back. देखिए इसमें क्या है कि भारतीय जो रिजर्व बैंक ऋणों के औपचारिक स्रोत की जो कार्यप्रणाली पर नजर रखता है। ठीक है, और बैंक अपनी जमा का एक न्यूनतम नगद हिस्सा अपने पास रखते हैं। आरबीआई नजर रखता है कि बैंक वास्तव में नगद शेष बनाए हुए हैं। आरबीआई इस पर भी नजर रखता है कि बैंक केवल लाभ अर्जित करने वाले व्यवसायियों और व्यापारियों को ही ऋण मुहैया नहीं करा रहे, बल्कि छोटे किसानों, छोटे उद्योग, छोटे कर्जदार इत्यादि को भी जो ऋण दे रहे हैं। समय समय पर क्या होता है कि बैंकों द्वारा आरबीआई को ये जानकारी देनी पड़ती है कि वे कितना जो है और किन को ऋण दे रहे हैं, उसकी ब्याज की दरें क्या है। ठीक है, ये समय समय पर बैंकों को क्या करना पड़ता है, आरबीआई को सूचना देनी पड़ती है। अनौपचारिक में क्या होता है कि अनौपचारिक क्षेत्रक में जो है, अनौपचारिक क्षेत्रक में ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख करने वाली कोई संस्था नहीं है। वो ऐच्छिक दरों पर जो है ऋण दे सकते हैं। उन्हें नाजायज तरीकों से अपने पैसे वापस लेने से रोकने वाला कोई भी नहीं है। आगे देखिए, Compared to the formal lenders, most of the informal lenders charge a much higher interest on loans. Thus, the cost to the borrowers of informal loan is much higher. यानी कि औपचारिक ऋणदाताओं की तुलना में अनौपचारिक जो है क्षेत्र के ज़्यादातर ऋणदाता कहीं अधिक ब्याज वसूल करते हैं। अनौपचारिक ऋण कर्जदाता को अधिक महंगा पड़ता है। Higher cost of borrowing means a large part of the earning of the borrowers is used to repay the loans. Hence, borrowers have less income left for themselves. In certain cases, देखिए, as we saw for Shamal in Sonpur, in certain cases the higher interest rate of
for borrowing can mean that the amount to be repaid is greater than the income of borrowers. This could lead to increased debts, as we saw for Rama in Sonpur, and debt trapped. Also, people who might wish to start an enterprises by borrowing may not do so because of the high cost of borrowing. इसमें क्या बताया है कि ऋण की जो ऊंची लागत का क्या अर्थ है कि भाई कर्जदार की आय का अधिकतर जो हिस्सा है वो ऋण की अदायगी में ही खर्च हो जाता है, इसलिए कर्जदारों के पास अपने लिए कम आय बचती है। सोनपुर के शामल की मामले में हमने देखा कुछ मामले में ऋण की जो ऊंची ब्याज दरों के कारण कर्ज वापस करने की रकम कर्जदार की आय से अधिक हो जाती है। इसके कारण क्या होता है कि ऋण का बोझ बढ़ जाता है। हमने सोनपुर की रमा के मामले में देखा, ठीक है, व्यक्ति ऋण जाल में फंस जाता है। ऐसा भी संभव है कि लोग कर्ज लेकर के अपना उद्यम शुरू करते हैं, कोई काम धंधा शुरू करते हैं और वे ऋण की अधिक लागत को देख करके पीछे हट जाएं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए, फॉर दीज reasons, banks and cooperative societies needs to lend more. This would lead to the higher income, and many people could then borrow cheaply for a variety of needs. They could grow crops, do business, set up small-scale industries, etc. They could set up new industries or trade in goods. Cheap and affordable credit is crucial for the country's development. यानी कि इन सभी कारणों को अगर हम देखें तो बैंकों और सहकारी समितियों को ज़्यादा कर्ज देना चाहिए। इसके जरिए लोगों की आय बढ़ सकती है। बहुत से लोग अपनी ज़रूरतों के लिए सस्ता कर्ज ले सकते हैं, वे फसल उगा सकते हैं, कोई कारोबार शुरू कर सकते हैं, छोटे उद्योग लगा सकते हैं, नए उद्योग लगा सकते हैं। ठीक है, और सस्ता और सामर्थ्य के अनुकूल जो है कर्ज देश के विकास के लिए अति आवश्यक है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट, हु गेट्स व्हाट? औपचारिक और अनौपचारिक साख किसे क्या मिलता है? Graph to show the importance of formal and informal source of credit. For people in urban areas, the people are divided into 4 groups from poor to rich. As shown in the figure, you can see that 85% of the loans taken by poor household in the urban areas are from informal sources. Compare this with the rich urban households. What do you find? Only 10% of their loans are from informal sources, while 90% are from formal sources. A similar pattern is also found in rural areas. The rich households are availing cheap credit from formal lenders, whereas the poor household have to pay a large amount for borrowing. यानी कि इसमें जो बताया गया है ग्राफ 2 में, of all loans taken by urban households, what percentage was formal and what percentage was informal. देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो शहरी परिवारों द्वारा ली गई कुल ऋण का कितना प्रतिशत औपचारिक तथा कितना प्रतिशत अनौपचारिक था। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये जानेंगे कि अनौपचारिक कौन सा है। तो ये वाला जो अनौपचारिक 85% और ये जो है ये औपचारिक स्रोत है। तो 85% जो अनौपचारिक पुअर हाउस होल्ड्स जो है 85% अनौपचारिक स्रोतों से ऋण लेते हैं और जो है 15% जो है औपचारिक स्रोतों से ऋण लेते हैं। हाउस होल्ड विद फ्यू असेट्स यानी कि कम संपत्ति वाले परिवार जो 53% जो है अनौपचारिक स्रोत से ऋण लेते हैं और जो है 47% जो है औपचारिक स्रोत से ऋण लेते हैं। यहाँ पे वेल ऑफ हाउस होल्ड्स यानी कि समृद्ध परिवार ये 72% तो अनौपचारिक स्रोत से ऋण लेते हैं और जो 28% जो है औपचारिक स्रोत से ऋण लेते हैं। रिच हाउस होल्ड्स ये क्या करते हैं 90% जो है 90% अमीर परिवार जो है 90% तो अनौपचारिक स्रोत से ऋण लेते हैं और 10% जो है औपचारिक स्रोत से ऋण लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हम डिटेल में पढ़ रहे हैं अभी कि शहरी क्षेत्रों के लोगों के लिए ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक महत्व को दिखाया गया है इसमें, और गरीब से अमीर लोगों को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शहरी क्षेत्रों के निर्धन परिवारों की कर्जों की जो 85% जरूरतें वो अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती हैं, ये हमने देखा अभी। ठीक है, इसकी तुलना आप शहरी इलाकों से अमीर परिवारों से भी कर सकते हैं। आप क्या देखते हैं केवल 10% जो कर्ज है अनौपचारिक स्रोतों से, जबकि 90% औपचारिक स्रोतों से हैं। ठीक है, इसी तरह की देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी है, अमीर परिवार औपचारिक ऋणदाताओं से सस्ता ऋण ले रहे हैं और गरीब परिवारों को कर्ज लिए बहुत सारा पैसा देना पड़ता है। अब आगे देखिए, व्हाट डज ऑल दिस सजेस्ट? फर्स्ट, द फॉर्मल
still meets only about half of the total credit needs of the rural people. The remaining credit needs are met from informal sources. इससे क्या पता चलता है कि पहला औपचारिक स्रोत अभी भी ग्रामीण परिवारों की कुल ऋण शर्तों का केवल 50% पूरा कर पाता है, बाकी जरूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती हैं। ठीक है, आगे देखिए। Most loans from informal lenders carry a very high interest rate and do little to increase the income of the borrowers. Thus, it is necessary that banks and cooperative increase their lending, particularly in the rural areas, so that the dependence on informal sources of credit reduce. देखिए और क्या बताया कि जो बाकी की ज़रूरतें हैं ना, जैसे वो अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती है। अनौपचारिक ऋणदाताओं के लिए लिए गए उधार आमतौर पर ब्याज की दरें बहुत अधिक होती हैं और ये उधार कर्जदाताओं की आय बढ़ाने का काम कम ही कर पाता है। इसलिए बैंक और सहकारी समितियों को अपनी गतिविधियां विशेषकर ग्रामीण इलाकों में बढ़ाने की जरूरत है ताकि कर्जदारों की अनौपचारिक स्रोत पर निर्भरता घटे। दूसरा क्या है यहाँ पे, सेकंड है, वाइल इनफॉर्मल सेक्टर्स लोन्स नीड्स टू एक्सपेंड, इट इज ऑल्सो नेसेसरी दैट एवरीवन रिसीव दीज लोन्स। एट प्रेजेंट इट इज द रिचर हाउसहोल्ड्स हु रिसीव फॉर्मल credits, whereas the poor have to depend on the informal sources. It is important that the formal credit is distributed more equally so that the poor can benefit from the cheaper loans. यानी कि दूसरा क्या बताया इसमें कि यदि एक तरफ औपचारिक स्रोत के ऋणों का विस्तार होना चाहिए तो दूसरी ओर यह भी जरूरी है कि ये ऋण सभी लोगों को प्राप्त हो सके। ठीक है, एट प्रेजेंट की बात करें वर्तमान की, तो अमीर परिवार ही औपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं, जबकि जो गरीब परिवारों को अनौपचारिक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। औपचारिक ऋण का अधिक समान वितरण हो ताकि गरीब परिवार भी सस्ते ऋण का फायदा उठा सकें। ठीक है, आगे देखिए, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे देखिए इसमें self-help groups for the poor. In the previous sections we have seen that poor households are still dependent on informal sources of credit. Why is it so? Banks are not present everywhere in rural Indias. Even when they are present, getting a loan from a bank is much more difficult than taking a loan from informal sources. As we saw, for mega bank loans require proper documents and collaterals. Absence of collateral is one of the major reasons which prevents the poor from getting bank loans. Informal lenders such as money lenders on the other hand knows the borrowers personally and hence the often willing to give a loans without collateral. The borrowers can if necessary approach the money lenders even without repaying their earlier loans. However, the money lenders charge very high rates of interest, keep no records of the transaction and harass the poor borrowers. यहाँ पे क्या बताया है देखो, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात हो रही है कि निर्धनों के स्वयं सहायता समूह निर्धन परिवार ऋण के लिए अब भी अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर हैं। ऐसा क्यों है कि भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक मौजूद नहीं है। जहाँ कहीं मौजूद भी हैं, बैंक से कर्ज लेना अनौपचारिक स्रोत से कर्ज लेने की तुलना में ज़्यादा मुश्किल है। देखिए, मेगा के मामले में देखा, बैंक से कर्ज लेने के लिए ऋणाधार यानी कि कोलेट्रल जो है विशेष कागजातों की जरूरत पड़ती है। ऋणधार की अनुपलब्धता एक प्रमुख कारण है जिससे गरीब बैंकों से ऋण नहीं ले पाते। यानी कि गरीब लोग होते हैं, उनके पास कोलेट्रल कहाँ से आएगी, गिरवी रखने के लिए कोई चीज़ कहाँ से आएगी, इसके लिए वो बैंकों से ऋण नहीं ले पाते हैं। ठीक है, और दूसरी ओर देखा जाए तो अनौपचारिक ऋणदाता जैसे साहूकार हैं, इन कर्जदारों को व्यक्तिगत स्तर पर जानते हैं और इस कारण से अक्सर बिना ऋणाधार के भी ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी कि उनको गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती उनके पास में। कर्जदार जरूरत पड़ने पर पुराना ऋण चुकाए बिना भी नया कर्जा लेने के लिए साहूकार के पास जा सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि महाजन ब्याज की दरें बहुत ही ऊंची रखते हैं। ठीक है, और लेन देन की लिखा पढ़ी भी पूरी नहीं करते और निर्धन कर्जदारों को तंग करते हैं। आगे देखिए, In recent years, people have tried out some newer way of providing loans to the poor. The idea is to organize rural poor, in particular women, into small help groups, self-help groups and pool यानी कि their savings are typical SHG has 15 to 20 members, usually belongs to one neighborhood who meet and save regularly. Saving per members varies from rupees 25 to rupees 100 or more depending on the ability of the people to save. Members can take small loans from the groups itself to meet their needs. The group charges interest on these loans, but this is still less than what the money lenders charges. After a year or two, if the group is regular in saving, it becomes eligible for availing loans from the bank. Loan is sanctioned in the name of the group and is meant to create self-employed opportunity for the members. For instance, small loans for providing to the members for the releasing mortgage lands
for meeting working capital needs, buying seeds, fertilizers, raw materials like bamboo and cloths, for housing materials, for acquiring assets like sewing machines, handloom, cattle, etc. देखिए यहाँ पे क्या बताया है के वर्षों में लोगों ने गरीबों को उधार देने के लिए कुछ नए तरीके अपनाने की कोशिश की है। इनमें से एक विचार है कि ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों, विशेषकर जो महिलाएं हैं, उनको छोटे छोटे श्रम सहायता समूह में संगठित करने के लिए उनकी बचत पूंजी को इकट्ठा करने पर आधारित है। एक विशेष श्रम सहायता समूह में एक दूसरे के पड़ोसी 15 से 20 जो सदस्य होते हैं, जो नियमित रूप से मिलते हैं और बचत करते हैं। प्रति व्यक्ति बचत 25 रुपये से लेकर के 100 रुपये तक या अधिक भी हो सकती है। इन परिवारों की बचत करने की क्षमता पर निर्भर करता है। सदस्य अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए छोटे कर्ज समूह से भी कर्ज ले सकते हैं। समूह क्या करता है कि इन कर्जों पर ब्याज लेता है, लेकिन ये साहूकार द्वारा लिए जाने वाले ब्याज से कम होता है। ठीक है, जो श्रम सहायता समूह बनाए ना, इनमें 1 या 2 वर्षों के बाद अगर समूह नियमित रूप से बचत करता है तो समूह बैंक से ऋण लेने के योग्य हो जाता है। ऋण समूह के नाम पर दिया जाता है और इसका मकसद सदस्यों के स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना होता है। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो सदस्यों को छोटे छोटे कर्ज अपनी गिरवी जमीन छुड़वाने के लिए, कार्यशील पूंजी की जरूरतें जैसे खाद है, बीज है, बांस और कपड़े खरीदने के लिए, घर बनाने के लिए, सिलाई मशीन, हथकरघा, पशु इत्यादि संपत्ति खरीदने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए इसमें Most of the important decisions regarding the saving and loan activities are taken by the group members. The group decide as regard the loan to be granted, the purpose, amount, interest to be charged, repayment schedule, etc. Also, it is the group which is responsible for the repayment of the loan. Any case of the non-repayment of loans by any one member is followed up seriously by other members in the group. Because of these features, banks are willing to lend to the poor women when organized in SHG, even self-help groups जो है ना ये, even though they have no collateral as such. देखिए बचत और जो ऋण गतिविधियों से संबंधित ज्यादातर जो महत्वपूर्ण निर्णय हैं वो समूह के सदस्य खुद ही लेते हैं। ठीक है, क्या करता है कि जो ऋण दिया जा रहा है उसका लक्ष्य, उसकी रकम, ब्याज दर, वापस लौटाने की अवधि आदि के बारे में निर्णय खुद ही करता है। ठीक है, आगे देखिए इसमें ये ग्रुप वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मीटिंग है इन गुजरात। इसमें क्या बताया है कि इस ऋण को लौटाने की जिम्मेदारी भी समूह की होती है। एक भी सदस्य अगर ऋण वापस नहीं लौटाता तो समूह के अन्य सदस्य इस मामले को गंभीरता से लेते हैं। इसी कारण से बैंक निर्धन महिलाओं को ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब वे अपने को श्रम सहायता समूह में संगठित कर लेती हैं, उनके पास कोई ऋणाधार नहीं होता है। ठीक है, लेकिन वो क्या करती हैं कि उनका जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, उसके अकॉर्डिंग वो लोग क्या करते हैं कि बैंक से भी ऋण लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए, thus the SHGs help borrowers overcome the problems of lack of collaterals. They can get timely loans for a variety of purposes and at a reasonable interest rate. Moreover, SHGs are the building blocks of organizations of the rural poor. Not only does it help women to become financially self-reliant, the regular meeting of the groups provide a platform to discuss and act on a variety of social issues such as health, nutrition, domestic violence, etc. यानी कि यहाँ पे क्या बताया गया है कि श्रम सहायता समूह कर्जदारों को ऋणाधार की कमी की समस्या से उबारने में मदद करते हैं। उनको कोलेटरल देने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, और समय के अनुसार विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के लिए उचित ब्याज दर पर ऋण मिल जाता है। इसके अलावा क्या होता है कि ये समूह ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को संगठित करने में मदद करते हैं। इससे न केवल महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो जाती हैं, बल्कि समूह की नियमित बैठकों के जरिए लोगों को एक आम मंच मिलता है जहाँ वे तरह तरह के सामाजिक विषयों जैसे स्वास्थ्य है, पोषण है, घरेलू हिंसा है इत्यादि पर आपस में चर्चा भी करते हैं। ठीक है, आगे देखिए इसमें ये समिंग अप यानी कि इसकी सारांश क्या है। देखिए, इन दिस चैप्टर वी हैव लुक्ड एट द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी एंड हाउ दे आर लिंक्ड विद द बैंकिंग सिस्टम। ऑन वन साइड आर द डिपॉजिटर्स हु कीप देयर मनी इन द बैंक्स एंड on the other side are the borrowers who take loans from these banks. Economic activities require loans or credits, as we saw, can have a positive impact or in certain situations make the borrowers worse off. Credit is available from a variety of sources. This can be either formal source or informal sources. Terms of credit vary substantially between formal and informal lenders. At present, it is the richer
households who receive credit from formal source, whereas the poor have to depend on the informal sources. It is essential that the total formal sector's credit increases so that the dependence on the more expensive informal credits become less. Also, the poor should get a much greater share of formal loans from banks, cooperative society, etc. Both these steps are important for development. देखिए यहाँ पे क्या बताया कि मुद्रा के आधुनिक रूपों और बैंकिंग प्रणाली से इसके संबंधों को देखा हमने। और एक तरफ जमाकर्ता अपना धन बैंकों में रखते हैं, दूसरी तरफ कर्जदार बैंकों से ऋण लेते हैं। आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की जरूरत होती है, हमने ये भी देखा है। ऋण के सकारात्मक प्रभाव भी हमने देखे, इसके सकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में ये कर्जदार की स्थिति को बुरा भी कर सकते हैं, खराब भी कर सकते हैं। ऋण विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होता है, ये औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के स्रोत हो सकते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक ऋणदाताओं में ऋण की शर्तों में बहुत फर्क होता है। वर्तमान समय की जब बात करें तो अमीर परिवार औपचारिक स्रोतों से ऋण लेते हैं, जबकि गरीब परिवारों को अब भी अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। ये भी जरूरी है कि औपचारिक क्षेत्र के कुल ऋणों में वृद्धि हो ताकि महंगे अनौपचारिक ऋण पर से निर्भरता कम हो सके। साथ ही बैंकों और सहकारी समितियों इत्यादि से गरीबों को मिलने वाले औपचारिक ऋण का हिस्सा बढ़ना चाहिए। ये दोनों कदम विकास के लिए बहुत जरूरी हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।